हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 1 जनवरी 2021 और ऑनलाइन स्टडी एकेडमी की तरफ से आप सभी लोगों को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नया साल शुरू हो चुका है तो अब आप भी नई फ्रेश स्टार्ट कीजिए। जो कुछ भी पीछे छूट गया, हो सकता है बहुत लोगों का ख़राब गया हो पिछला साल, तो वो सारी चीज़ें छोड़िए, सब कुछ भूलिए और सब कुछ भुला के एक नई शुरुआत कीजिए और अपना नया टारगेट सेट कीजिए। ओके, अगर आपको कोई बड़ा टारगेट लगता है तो आप कोशिश कीजिए कि उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए और फिर एक एक करके उन टारगेट्स को पूरा कीजिए। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ शुरुआत करते हैं नए साल की और आज हम डिस्कस करते हैं 1 जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की पहली न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ एम्स एट राजकोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी है। तो ये नया एम्स बनने वाला है राजकोट में, जिसकी आधारशिला रखी गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो जो एम्स है इसको कहा जाता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और ये जो प्रोजेक्ट है इसके बन जाने के बाद जो गुजरात का हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होगा। और ये जो एम्स है इसको डेवलप किया जाएगा लगभग 201 एकड़ के लैंड में और इसको बनाने में लागत आएगी 1195 करोड़ रुपए का। और ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि 2022 के बीच में, यानी मध्य में 2022 के, ये जो प्रोजेक्ट है पूरा हो जाएगा। तो इसकी कैपेसिटी होगी 750 बेड की। उसके अलावा यहाँ पे 30 बेड का एक अलग से आयुष का ब्लॉक होगा और इसमें 125 MBBS की सीट्स होंगी और 60 नर्सिंग की सीट होंगी, 60 नर्सिंग की सीट्स होंगी। तो राजकोट है कहाँ? राजकोट है गुजरात में। तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट अपडेट है, हर्षवर्धन नॉमिनेटेड टू द बोर्ड ऑफ ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। हर्षवर्धन जी को वैक्सीन और टीकाकरण के ग्लोबल अलायंस यानी कि गावी के बोर्ड में नामांकित किया गया है। तो गावी का नाम आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। गावी का फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। और जो हर्षवर्धन जी हैं ये रिप्रेजेंट करेंगे साउथ ईस्ट एरिया रीजनल ऑफिस और वेस्टर्न पैसिफिक रीजनल ऑफिस को। और ये जो सीट है, ये जो पोस्ट है, ये अभी म्यांमार के मिंट हैटवे के पास है और इनको रिप्लेस करेंगे हर्षवर्धन जी। और जो गावी का काम है, इसका एम होता है कि जब वर्ल्ड में पेंडेमिक आता है उस टाइम पे जो पॉवर्टी है उससे और पेंडेमिक से पूरे विश्व भर को बचाना, जो वहाँ पे पीपल्स हैं, पर्सन्स हैं, उनकी जान बचाना। तो अभी तक गावी ने लगभग 822 करोड़ चिल्ड्रन हैं, इनको प्रोटेक्ट किया है, इनको वैक्सीनेट किया है। जो भी पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं, गरीब देश हैं, वहाँ के 822 करोड़ से भी ज़्यादा चिल्ड्रन से उनको वैक्सीनेट किया है अलग अलग पेंडेमिक के टाइम में। इसके अलावा 14 मिलियन फ्यूचर डेथ्स को भी इन्होंने प्रिवेंट किया है। और जो गावी बोर्ड है, गावी बोर्ड का क्या काम होता है? तो जो भी प्रोग्राम्स होते हैं और जो पॉलिसी बनाई जाती हैं, जो भी स्ट्रेटजी अपनाई जाती है ऑपरेशन के लिए, तो ये सारा काम करता है गावी का बोर्ड। और इसी गावी के बोर्ड के लिए नामांकित किया गया है हर्षवर्धन जी को। नेक्स्ट अपडेट है, लुधियाना टॉप्स इन द इंडिया सिटीज़ हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। इंडिया सिटीज़ हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में लुधियाना शीर्ष पर रहा है। तो अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें भारत के 24 बड़े शहरों में जो हैप्पीनेस है उसको मेज़र किया गया है, उसको नापा गया है। और वहाँ पे देखा गया कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो लोगों के हैप्पीनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके अलावा जो हैप्पीनेस है उसमें कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखी गई, उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट बनाई गई है। और पूरे भारत भर में लगभग 13,000 से भी ज़्यादा पीपल के ऊपर ये सर्वे कराया गया है अक्टूबर से लेकर नवंबर 2020 के बीच में। और ये सर्वे किया है प्रोफेसर राजेश के पिलानिया ने। तो इस रिपोर्ट में रैंकिंग की बात करें तो ओवरऑल लुधियाना रहा है टॉप में, दूसरे नंबर पे रहा अहमदाबाद और तीसरे पे रहा है चंडीगढ़। वहीं अगर टीयर वाइज देखें तो फर्स्ट टीयर में टॉप पे रहा है अहमदाबाद, सेकंड पे रहा हैदराबाद और तीसरे पे रहा न्यू दिल्ली। और टीयर 2 सिटीज़ में बात करें तो फर्स्ट रहा लुधियाना, सेकंड में रहा चंडीगढ़ और थर्ड पे रहा सूरत। नेक्स्ट अपडेट है, नितिन गडकरी अनाउंस्ड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन असम सिलचर। नितिन गडकरी जी ने असम के सिलचर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की घोषणा की है। तो नितिन गडकरी जी भारत के यूनियन मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के, और उन्होंने अनाउंस किया है कि जो असम का सिलचर है वहाँ पे एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इस्टेब्लिश किया जाएगा। और ये जो पार्क है इसे कंस्ट्रक्ट कहाँ किया जाएगा? तो जो सिलचर सौराष्ट्र हाईवे है, सिलचर सौराष्ट्र हाईवे के बालाछेरा
हारेंगा जाओ सेक्शन जो है वहाँ पे इस पार्क को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, इसे बनाया जाएगा और ये मार्च 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा नितिन गडकरी जी ने असम के लिए 20 प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा यानी आधारशिला रखी है और 7 प्रोजेक्ट्स का अनावरण किया है जिसकी लागत है 2366 करोड़ रुपए। तो असम की बात करें, यहाँ की कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट अपडेट है कैबिनेट अप्रूव्ड ओपनिंग इंडियन मिशंस इन एस्टोनिया, पराग्वे एंड डोमिनिकन रिपब्लिक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में भारतीय मिशनों को खोलने की मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की, उन्होंने अप्रूवमेंट दिया है कि ये जो 3 कंट्रीज़ हैं एस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनिकन रिपब्लिक, यहाँ पे नए भारतीय मिशन शुरू किए जाएंगे। और ऐसा किया क्यों जा रहा है? तो जब नए इंडियन मिशन इन कंट्रीज़ में खोले जाएंगे तो इन तीनों देशों के साथ जो भारत का कोऑपरेशन है उसको बूस्ट मिलेगा। जो भारत के वहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशन है, पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, उनको भी वहाँ पे बूस्ट मिलेगा, वो भी ग्रो करेगा। उसके अलावा इन देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है ये भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, जो इकोनॉमिक इंगेजमेंट है ये भी बढ़ेगा और जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है ये भी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। और इससे भारत का जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है उसको भी सपोर्ट मिलेगा। और भारत का फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो भारत का फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव ये है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट बिल्ड करना, क्रिएट करना जहाँ पे जो भारत है वो ग्रो कर सके। अलग अलग जो उसके फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, भारत के फ्रेंडली देश हैं, उनके साथ पार्टनरशिप में भारत ग्रो कर सके। इसके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाना, ये है भारत की फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट अपडेट है कैबिनेट अप्रूव्ड MOU बिटवीन इंडिया एंड भूटान ऑन कोऑपरेशन इन पीसफुल यूसेज ऑफ आउटर स्पेस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर भारत और भूटान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में भारत और भूटान के बीच में ये MOU को अप्रूवमेंट मिला है कैबिनेट द्वारा, जिस MOU के तहत जो भारत और भूटान है ये मिल के शांतिपूर्ण तरीके से जो बाहरी अंतरिक्ष होता है वहाँ पे मिल के सहयोग कर सकते हैं। जो भी म्यूचुअल इंटरेस्ट वाले काम हैं भारत और भूटान दोनों के, जैसे कि रिमोट सेंसिंग के अर्थ का रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, उसके अलावा सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन, स्पेस साइंस, स्पेस क्राफ्ट का यूज़ करना, स्पेस सिस्टम का यूज़ करना, ग्राउंड सिस्टम, उसके साथ ही स्पेस टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन। तो इन सारे चीज़ में, इन सारे सेक्टर्स में भारत और भूटान मिल के शांतिपूर्ण सहयोग करेंगे। इसी कारण से इस MOU को मंजूरी दी गई है। तो बात करें भूटान की, तो यहाँ की कैपिटल है थिम्पू, प्राइम मिनिस्टर हैं लोटे शेरिंग और करेंसी है एनगलथ्रम। नेक्स्ट अपडेट है इंडियाज़ फर्स्ट इथेनॉल प्लांट अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विल बी सेटअप इन छत्तीसगढ़। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भारत का पहला इथेनॉल प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा। तो जो छत्तीसगढ़ का एक शुगर मिल है जिसका नाम है भोरामदेव सहकारी उत्पादक कारखाना मर्यादित, इन्होंने एक MOU साइन किया है जो छत्तीसगढ़ का डिस्टिलरी लिमिटेड है, छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी लिमिटेड, इसी का एक सब्सिडरी है NKJ बायोफ्यूल लिमिटेड। तो NKJ बायोफ्यूल लिमिटेड और भोरामदेव सहकारी उत्पादक कारखाना मर्यादित के बीच में ये MOU साइन किया गया है, जिसके तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर में एक जो इथेनॉल प्लांट है इसे इस्टेब्लिश किया जाएगा और ये भारत का पहला इथेनॉल प्लांट होगा। और ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा? ये इस्टेब्लिश किया जाएगा कबीरधाम में। तो ये जो एग्रीमेंट है ये वैलिड होगा आने वाले 30 सालों के लिए। और इसके लिए जो इथेनॉल है, इथेनॉल कैसे बनाया जाएगा? तो जो शुगर केन होते हैं यानी गन्ने होते हैं, गन्नों का यूज़ करके यहाँ पे इथेनॉल बनाया जाएगा। तो यहाँ पे लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं और ये जो प्लांट है इसकी कैपेसिटी होगी 40 किलोलीटर पर डे की। उसके अलावा ये जो प्लांट है इसका कंस्ट्रक्शन आने वाले 2 सालों के अंदर शुरू हो जाएगा और जब प्लांट यहाँ पे बन जाएगा तो जो वहाँ के आसपास के रीजन है, क्षेत्र है, वहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी यानी रोजगार भी पैदा होंगे नए। और उसके अलावा जो शुगर केन कल्टीवेटर्स होते हैं यानी जो गन्ने की खेती करते हैं उनको भी हेल्प मिलेगी, उनको बेटर रिटर्न्स मिलेंगे, उनकी आमदनी में इजाफा होगा और जो वहाँ पे शुगर फैक्ट्री है उसको भी काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ की कैपिटल है रायपुर, चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और गवर्नर हैं अनुसुईया उइके।
नेक्स्ट अपडेट है धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट रिमोट मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशन सेंटर फॉर गैस टरबाइंस। धर्मेंद्र प्रधान जी ने गैस टरबाइन के लिए भारत के पहले रिमोट मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी भारत के यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं और ये जो सेंटर है इसे लॉन्च किया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL के द्वारा। ओके, तो इसे क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट रिमोट मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशन सेंटर होगा ये भारत का, और इसका काम होगा जो तेलंगाना के हैदराबाद में IOCL के जितने भी रिफाइनरीज हैं वहाँ पे जो गैस टरबाइंस रिफाइनरी हैं उनको ट्रैक करेगा ये। तो जितने भी तरह से जो इश्यूज़ आती हैं, दिक्कतें आती हैं गैस टरबाइन में, तो उनको ये डिटेक्ट करेगा और जो भी प्रॉब्लम आता है उनको डायग्नोज करके ये सॉल्यूशन देगा। ओके, और इसका काम होगा जो रिफाइनरीज़ हैं उनका ऑपरेशनल रिलायबिलिटी बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बढ़ाना। तो ये तीन चीज़ें भी बढ़ाना इसका काम होगा। और इसको लॉन्च किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने, जहाँ के चेयरमैन हैं श्रीकांत माधव वैद्य और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट अपडेट है CSE पार्टनर्स विथ IIT दिल्ली टू सेटअप डिज़ाइन एंड इनोवेशन लैब फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर्स। CSE ने ग्रामीण उद्यमियों के लिए डिज़ाइन और इनोवेशन लैब की स्थापना करने के लिए IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की है। तो CSE है कॉमन सर्विसेज सेंटर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करती है। इन्होंने पार्टनरशिप की है IIT दिल्ली के साथ और इस पार्टनरशिप के अंडर में एक डिज़ाइन एंड इनोवेशन लैब है, इसे सेटअप किया जाएगा। और ये जो डिज़ाइन लैब है ये सेटअप किया जा रहा है रूरल एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो ये जो लैब है इसका नाम दिया गया है डिवाइन लैब। ओके, शॉर्ट में डिवाइन लैब है। डिवाइन का फुल फॉर्म याद रखिएगा, डिज़ाइन एंड इनोवेशन इन VLE's इंडिजिनस नेटवर्क इकोसिस्टम। और VLE क्या है, VLE का फुल फॉर्म होता है विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स। तो जो भी नए प्रोडक्ट और सर्विसेज होंगे विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उद्यमियों के लिए, ये उस चीज़ पे काम करेगा ये सेंटर। नेक्स्ट अपडेट है RBI हैज़ रिलीज्ड RBI ट्रेंड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट 2020। भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI रुझान और प्रगति रिपोर्ट 2020 जारी किया है। तो ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा और ये मेनली जो बैंकिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी ये रिपोर्ट। और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं या कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और जो भी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हैं उनका क्या क्या परफॉर्मेंस रहा, कैसा परफॉर्मेंस रहा, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन रहेगी इस रिपोर्ट में। और जो भी भारत का फाइनेंशियल सेक्टर है वो किस तरह से इवॉल्व हो रहा है उसके बारे में पर्सपेक्टिव भी दिया जाएगा इस रिपोर्ट में। तो इस रिपोर्ट में मेनली बताया गया है कि जो कमर्शियल बैंक ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो है ये इसमें गिरावट देखी गई है। ओके, सितंबर एक्चुअली में मार्च 2019 में ये जो रेशियो था ये 9.1% का था और इसमें गिरावट हो गई है। तो ये सितंबर 2020 में अब 7.5% पे आ गया है। उसके अलावा जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का, इसमें मजबूती देखी गई है। मार्च 2019 में ये 14.3% था और अब ये और ऊपर बढ़ गया, इसमें मजबूती आ गई है। तो अब सितंबर 2020 में ये 15.8% पे आ गया है। इस रिपोर्ट को जारी किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, जहाँ के अभी गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। ओके, तो जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में, ये भी याद रखिएगा। और अब इसका प्रेजेंट में हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट अपडेट है अनुराग अदलखा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू ग्रुप CHRO ऑफ यस बैंक। अनुराग अदलखा को यस बैंक के नए CHRO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो CHRO क्या होता है, CHRO होता है चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर। तो यस बैंक के नए CHRO बने हैं अनुराग अदलखा जी। ओके, तो अभी एक्चुअली में अनुराग अदलखा जो थे ये यस बैंक के ग्रुप CFO थे, यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और अब ग्रुप CFO से हटा के इन्हें CHRO बना दिया गया है और ये रिप्लेस करेंगे देवदत्ता कुराने को। ओके, बहुत ही जल्दी देवदत्ता कुराने रिटायर होंगे और 1 जनवरी 2021 से नए CHRO होंगे अनुराग अदलखा। और जब ये ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे और अब CHRO बन गए हैं तो CFO का भी पद जो है ये खाली हो गया है। तो यस बैंक ने नए ग्रुप CFO के रूप में निरंजन बनोदकर को नियुक्त किया है। तो 2 यहाँ पे अपॉइंटमेंट आपको याद रखनी है, एक CHRO बने हैं अनुराग अदलखा और CFO बने हैं ग्रुप CFO निरंजन बनोदकर। दोनों का ही जो अपॉइंटमेंट है ये शुरू होगा
1 जनवरी 2021 से। और बात करें यस बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है सुनील मेहता। एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार। और टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। नेक्स्ट अपडेट है के वीरामणि ऑनर्ड विथ डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड। के वीरामणि जी को डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये हैं के वीरामणि जी, इनको अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से। और ये अवार्ड में एक साइटेशन और उसके साथ ही 1 लाख रुपए कैश दिया गया है। तो एक्चुअली में जो वीरामणि जी हैं, इन्होंने अपना जो पूरा जीवन था ये रेशनलिज्म के खिलाफ लड़ाई में इन्होंने लगा दिया, और जो सोसाइटी में सोशल जस्टिस है इसके लिए इन्होंने अपनी सेवाएं दी। तो इनके इन्हीं योगदान के लिए इन्हें डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अपडेट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड WHO कोविड-19 ऐप। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है। तो याद रखना है आपको, ऐप का नाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये WHO कोविड-19 ऐप नाम है इसका। और इसका ऐप को लॉन्च किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। और इस एप्लीकेशन का यूज़ करके जो भी यूज़र्स हैं वो कोविड-19 से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं वो जान सकते हैं। उसके अलावा कोविड-19 डिजीज़ के क्या क्या सिम्टम्स हैं उसके बारे में जान सकते हैं। उसके अलावा इस ऐप में ये भी बताया जाएगा कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें करके जो कोई पर्सन है अपने खुद को, अपने फैमिली को या अपने आसपास की कम्युनिटीज़ को इस डेडली वायरस से बचा सकता है। उसके अलावा इस ऐप में जो भी वैक्सीन आ रही है कोविड की, तो उसका कितना प्रोग्रेस है, क्या चीज़ हो रही है उस क्षेत्र में, वैक्सीन के क्षेत्र में, इसका इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं इस ऐप के थ्रू। और ये जो ऐप है करेंटली ये सिर्फ नाइजीरिया में अवेलेबल है। उसके अलावा जो WHO है अलग अलग कंट्रीज़ के लोकल स्टेक होल्डर से ये बात कर रही है, उनके साथ वर्क कर रही है। और बहुत ही जल्दी ये जो ऐप है पूरे विश्व भर में जितने भी कंट्रीज़ हैं हर जगह इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। तो इसको लॉन्च किया है, इसको शुरू किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसकी स्थापना हुई थी 1948 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्जरलैंड में। और डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एधानम। नेक्स्ट अपडेट है इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लिफ्टेड बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ अनियंस। भारत सरकार ने सभी प्रकार के प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है। तो एक्चुअली में सितंबर 2020 में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, सेंट्रल गवर्नमेंट है भारत की, उन्होंने प्याज के निर्यात पे यानी एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था, क्योंकि जो प्राइसेस थी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी और जो शॉर्टेज हो रही थी ऑनियंस की एक्सपोर्ट के कारण, इस कारण से प्याज के निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। और अभी हाल ही में डिसीजन लिया गया है कि 1 जनवरी 2021 से ये जो बैन लगाया गया था, तो हर टाइप की प्याज यानी अनियन के निर्यात पे ये प्रतिबंध हटा लिया जाएगा, बैन हटा लिया जाएगा। कब से? 1 जनवरी 2021 से। नेक्स्ट अपडेट है डॉक्टर राशा केलेज हैज़ बीन नेम्ड अफ्रीकन वुमेन ऑफ द ईयर 2020। डॉक्टर राशा केलेज को अफ्रीकन वुमेन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है। तो ये हैं डॉक्टर राशा केलेज और ये CEO हैं मर्क फाउंडेशन की। उसके अलावा इजिप्शियन सेनेट की भी एक मेंबर हैं और इन्हें अफ्रीकन वुमेन ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना गया है। और ये तीसरी बार है जबकि इन्हें इस खिताब के लिए चुना गया है। इसके पहले ये दो बार और भी अफ्रीकन वुमेन ऑफ द ईयर बन चुकी हैं। और इन्हें चुना क्यों गया है? इन्हें चुना गया है इनके एफर्ट्स के लिए, जो कि इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण के लिए अपने काम किए हैं। और जो हेल्थ केयर के क्षेत्र में इन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम किए हैं। स्पेशली अभी जो चैलेंजिंग टाइम चल रहा है कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान भी इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं हेल्थ केयर सेक्टर में और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो इस कारण से इन्हें फिर से अफ्रीकन वुमेन ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना गया है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको इसको लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल या MP3 फाइल चाहिए तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पे विजिट करके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। वंस अगेन आप सभी को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।